हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एंड्रयू मार्वेल की पोएम द गार्डन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और वीडियो का लिंक जो है वो आपके सामने है। द गार्डन जो पोएम है ये लिखी है एंड्रयू मार्वेल ने। एंड्रयू मार्वेल 17th सेंचुरी के पोइट थे और मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते थे। हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि द गार्डन के हमें यहाँ इस वीडियो में एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप लिंक पर क्लिक करके वहां वॉच कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वहां हमने पोएटिक डिवाइसेस वगैरह डिस्कस करी है, पिक्चर्स की हेल्प से पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया है। यहाँ हम करेंगे एमसीक्यूज। तो देखिए, द गार्डन की जो सेटिंग है वो है गार्डन के अंदर। यहाँ जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि इफ यू वांट टू सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी देन हमें कहाँ जाना चाहिए? गार्डन में जाना चाहिए, नेचर के क्लोज जाना चाहिए। वहीं पर आप ले सकते हैं, वहीं पर आप मतलब इंजॉय कर सकते हैं ब्यूटी को और ट्रैंक्विलिटी को। ओके, यानी दुनिया की सोसाइटी जो है ना उसकी भीड़ भाड़ से दूर हम अगर शांति चाहते हैं तो हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे ना वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर होता रहेगा। जिन्होंने वीडियो वॉच कर लिया है, एक्सप्लेनेशन आप जिन्होंने प्रिपेयर कर ली है उनका तो हो जाएगा रिवीजन, और जिन्होंने नहीं की है वो पहले ये क्वेश्चंस कर लीजिए प्रिपेयर, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कर लेना। तो द गार्डन से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आएंगे तो गारंटेड आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सभी हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑथर, मींस हु इज द ऑथर ऑफ द गार्डन। तो बहुत ही इजी है क्योंकि हम द गार्डन ही आपको करवा रहे हैं और आपने अभी हेडिंग भी देखा है तो आप बता पाएंगे, बहुत इजीली बता देंगे, एंड्रयू मार्वेल। बट यही क्वेश्चन टफ हो जाता है कब? जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे होते हैं, वहां बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वहां आपको थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। हमें याद रखना है द गार्डन लिखी है एंड्रयू मार्वेल ने। एंड्रयू मार्वेल जो है ये 17th सेंचुरी के पोइट रहे हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्राइमरी सेटिंग। पोएम की प्राइमरी सेटिंग क्या है? यस, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्राइमरी सेटिंग है गार्डन। It means you can say the poem is primarily set in a garden. The garden serves as a metaphorical sanctuary where the speaker finds peace, happiness and connection with the divine. Next question, what does the speaker contrast the garden with in the poem? यहाँ कंट्रास्ट किसके साथ कर रहे हैं? वो गार्डन का कंट्रास्ट किसके साथ कर रहे हैं? देखिए, कंपेयर आप कह सकते हो इसको कि गार्डन को किस चीज के साथ में कंपेयर करें एक तरह से। यानी क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ? वो ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी से दूर, सोसाइटी जो है वो उन्होंने बताया एक ऐसा प्लेस जो बहुत डल है, जो आपको टेंशन देता है, परेशानियों से भरा हुआ है, उससे दूर आप कहाँ आइए? गार्डन के अंदर आइए, जहां आपको रियल पीस मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। क्लियर? यानी स्पीकर कंट्रास्ट द सीरीन एंड ट्रैंक्विल गार्डन विद द बिजी एंड ऑफन रूड सोसाइटी। यानी सोसाइटी को कैसा बताया है? बिजी एंड रूड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर फाइंड इन द गार्डन? गार्डन के अंदर स्पीकर को क्या मिलता है? यानी स्पीकर किस चीज की बात कर रहा है, उसे क्या मिला गार्डन में जाके? आप अगर इस पोएम को पढ़ चुके हैं ना, आपने तुरंत से पहचान लिया होगा। वेरी गुड। पीस एंड इनोसेंस। गार्डन में आपको शांति मिलेगी, गार्डन में आपको भोलापन देखने को मिलेगा। सोसाइटी में नहीं मिलेगा भाई। सोसाइटी के अंदर लोग बात कैसी करते हैं? आपको रिझाने की कोशिश करते हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है आप पता ही नहीं लगा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रीनरी ऑफ नेचर रिप्रेजेंट इन द पोएम? द ग्रीनरी ऑफ नेचर यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? वेरी गुड। आपने एक्सप्लेनेशन देखी है तो आंसर आपको तुरंत ध्यान में आ रहे हैं, लव एंड पेशन। जो ग्रीनरी है ना नेचर की, वो लव एंड पेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप क्या कह सकते हो? द वाइब्रेंट ग्रीनरी ऑफ नेचर सिंबलाइजेज लव एंड पेशन अनलाइक द सुपरफिशियल एक्शन ऑफ ह्यूमन लवर्स एंड ट्रू ब्यूटी लाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। यानी जो सच्चा प्यार है ना वो प्रकृति में देखने को मिलेगा आपको। जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो प्यार की, पेशेंस की बात करते हैं, उसके अंदर बनावट होती है, लेकिन प्रकृति का जो प्यार है वो सच्चा है, जो पेशेंट है वो सच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द माइंड? माइंड की बात हो रही है यहाँ पे। माइंड को किस चीज से कंपेयर किया है स्पीकर ने? माइंड को यहाँ स्पीकर ने ओशन के साथ में कंपेयर किया है कि जिस तरीके से ओशन जो है बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है, यानी आप उसको मेजर नहीं कर सकते, उसी तरीके से माइंड की भी है ना कोई भी खा नहीं ले सकता, यानी माइंड को भी कोई मेजर नहीं कर पाता।
मतलब यहाँ मेनली आप ध्यान दीजिए, सोसाइटी के जो लोग हैं ना उनके माइंड की बात कर लीजिए। एक बार आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, सोसाइटी के लोगों के माइंड की बात कर लीजिए। उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, आप उसे जज ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ बात किस चीज की गई है, एक तरह से माइंड को ओशन के साथ में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द सोल डू इन द पोएम। जो हमारी सोल है उसके बारे में बात की गई है कि सोल जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है पोएम के अंदर, मतलब किस चीज की बात हो रही है सोल को लेकर। तो सोल जो है ग्लाइड्स इनटू द बाउज। बाउज एक तरह से ट्री की एक ब्रांच होती है, मेन ब्रांच कह सकते हो आप। ग्लाइड्स का मतलब होता है फिसलना, रिपटना। तो जो आत्मा है वहां पर आने के बाद में इंसान जब प्रकृति के टच में जाता है, किसी सुंदर से प्यारे से गार्डन में जाता है, तो उसका दिल जो है वो मतलब बहुत सुंदर सुंदर टहनियों में अटक कर रह जाता है, ऐसे कहते हैं। यानी ब्यूटी के अंदर इंसान जाकर वहां खो जाता है। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द फाइनल स्टेंजा। आपकी पोएम का जो फाइनल स्टेंजा है उसमें स्पीकर जो है वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है। वेरी गुड, मैंने मेंशन किया है, फोटो भी उसके अंदर दिखाई है आपको, पिक्चर भी मैंने वहां दिखाई है, आप जरूर देखिएगा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, उसके अंदर देखिएगा। सनडायल की आपको पिक्चर दिखाई गई है और उसको उसके साथ एक्सप्लेन किया है मैंने। सनडायल मेड ऑफ फ्लावर एंड हर्ब्स, यानी इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगी आपको कि जब आप प्रकृति के टच में रहते हैं, नेचर के टच में रहते हैं, जैसे कि आज के इंसानों की बात ना करके हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं, अपने पूर्वजों की बात करते हैं। पहले के लोगों को घड़ी देखनी नहीं आती थी और घड़ियां हुआ भी बहुत कम करती थी, तो वो टाइम का पता लगा लेते थे। जो सन राइज हो रहा है, सेट हो रहा है, सन का जो स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से वो पता लगा लेते कहाँ पे स्टेबल है इस समय, सन की दिशा किधर है, वो कहाँ तक आसमान में चढ़ गया है, उस हिसाब से वो टाइम बता देते थे कि भाई लगभग इतना टाइम हो गया होगा। समझ गए आप। तो सन ए सनडायल मेड ऑफ फ्लावर एंड हर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गार्डन सिंबलाइज इन द पोएम। गार्डन किस चीज का सिंबलाइज कर रहा है। गार्डन यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, वेरी गुड, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर वुंड इन द पोएम। यहाँ वुंड की बात भी हुई है। अब देखो सुंदर सुंदर बातें हो रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही है प्रकृति की, है ना, लव की, पेशेंट की। अब वुंड की बात भी हुई है। जब वुंड की बात हुई है तो किस चीज के बारे में बात हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए जैसे पेड़ होते हैं, है ना, जब गार्डन में जाते हैं कुछ लोग, ज्यादातर मैं कहूँ तो यंगस्टर्स या जो यूथ है, वो जब गार्डन में जाती है तो उनमें से कुछ लोग, यानी अपने जैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ट्री हैं उनकी बार्क के ऊपर ना कार्व करके और नाम लिखने लगते हैं। मतलब कैसे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम लिख दूं, मान लो ज्योति, है ना। इस तरीके से वो क्या करते हैं, पेड़ की जो छाल होती है ना उसके ऊपर कुरेद कुरेद के अपना नाम लिखना, अपने लव वन का नाम लिखना, ये काम करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो जख्म ही दे रहे हैं पेड़ों को। तो द बार्क ऑफ द ट्री, वुड की बात हो रही है यहाँ पे, तो बात कर रहा है वो बार्क ऑफ ट्रीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर स्टम्बल ऑन इन द पोएम। स्टम्बल यानी टकराना, किस चीज से टकराता है जो स्पीकर है, वो किस चीज से टकराता है गार्डन के अंदर। इस पोएम में बताया गया है कि वो मेलन से टकराता है, यानी चलता जा रहा है और गार्डन के अंदर चारों तरफ मेलन्स बिखरे पड़े हैं। यानी सोचो कितना प्यारा नजारा होगा, फल फ्रूट बिखरे पड़े हैं। आप देखिएगा वो वीडियो, आप देखेंगे ना तो आपको बहुत प्यारा फील आने वाला है, क्योंकि वहां हमने पिक्चर्स की हेल्प ली है एक्सप्लेन करने के लिए पोएम को, और ये सारी चीजें आपको दिखाई हैं पिक्चर्स में। What does the speaker do at the fountain sliding foot or at some fruits tree मोजी रूट। क्या कहना चाहता है स्पीकर यहाँ पे, कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि वहां पर जाकर ना इंसान को इस दुनिया से दूर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का मन करता है, यानी ऐसा उसको फील होता है। कास्ट असाइड द बॉडी वेस्ट, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना चाहिए। यानी आप कह सकते हो द एक्ट ऑफ कास्टिंग असाइड द बॉडी वेस्ट सिंबलाइज शेडिंग अर्थली अटैचमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए डीपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है ना, गहराई में जाने की मतलब जाने का मन करता है वहां पर। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द सोल। हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको किस चीज से कंपेयर कर रहा है स्पीकर। देखो इस पोएम के अंदर ही नहीं, मैंने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी है, यानी लिटरेचर की स्टूडेंट रहते हुए, लिटरेचर की टीचर रहते हुए मैंने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं। स्पेशली पोएम्स के अंदर मैंने देखा है कि ज्यादातर पोइट है ना सोल को, हमारी जो आत्मा है उसको बर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं, बर्ड। और इसको ना मैंने इस तरीके से समझा है कि जिस तरीके से हम एक पक्षी को बांध लेते हैं, एक पक्षी को पिंजरे के अंदर कैद कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो नेचर है ना वो होती है फ्लाई करने की, उड़ने की, है ना। उसी तरीके से आत्मा जो है ना उसको आप बांध कर नहीं रख सकते, वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकती, यानी वो बंधन में रहने वाली चीज नहीं है। तो स्पीकर यहाँ पर भी सोल को बर्ड के साथ कंपेयर कर रहा है।
व्हाट डज द स्पीकर प्रिपेयर फॉर द पोएम? किस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहता है स्पीकर? किस चीज की बात कर रहा है? हम किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? एक जर्नी के लिए, जो लाइफ जर्नी है ना, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेट डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द पोएम? कौन से स्टेट की बात हो रही है? मतलब किस चीज की बात करना चाह रहा है स्पीकर यहाँ पोएम के अंदर? यस, द स्टेट ऑफ पीस। जब आप गार्डन में जाते हैं तो कैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं? स्टेट ऑफ पीस में पहुंच जाते हैं। व्हाट डज द स्पीकर फाइंड इन द गार्डन? गार्डन के अंदर स्पीकर को क्या मिलता है? स्पीकर को गार्डन के अंदर एक साथी मिलता है। साथी का मतलब ये नहीं है कि कोई ह्यूमन बींग मिलता है, मतलब एज ए फ्रेंड, नो। वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, वहां की फ्रेश एयर है, वहां जो वाटर है, मोजी रूट्स हैं, वो सब देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे उसको कोई साथी मिल गया हो। ठीक है, चलिए। व्हाट डज द स्पीकर फाइंड ड्रॉपिंग अबाउट हिज हेड? सिर के ऊपर क्या गिरता हुआ महसूस हो रहा है उसको? लीव्स, रेन ड्रॉप, सनफ्लेक्स, ये सारी स्नोफ्लेक्स, ये सब चीजें देख के आपको लगेगा कि ये सारे नेचर एलिमेंट्स हैं, बट इनमें से कुछ भी नहीं। क्या फील होता है उसको? कि जैसे राइप एप्पल्स जो है, पके हुए एप्पल्स जो है, वो जैसे उसके हेड पे आकर गिर रहे हैं। What does the speaker fall on in the poem? किस चीज पर गिर जाता है वो गिर जाता है ग्रास पर। यानी बहुत प्यारा सा सीन होता है। यहाँ पिक्चर में मैंने बताया है, जब आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर, जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, कि वहां ग्रीनरी में जाने के बाद में और घास के मैदान में एकदम लेट जाता है। मतलब बहुत सुकून सा फील करता है और आपको देखकर भी बहुत प्यारा फील होगा। अभी छुट्टियों में गए होंगे ना आप लोग भी घूमने के लिए। चलिए, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज एमोरस इन द पोएम? एमोरस का मतलब होता है भाई हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, बहुत ही गहरा मतलब प्यार फील करते हैं ना अपन। वो किस चीज के लिए, किस चीज को देखकर आ रहा है? तो लवली ग्रीनरी जो है उसको देखकर आ रहा है, या लवली ग्रीन जो चीजें हैं उनको देखकर बहुत ही प्यार आ रहा है, यानी बहुत प्यारा लग रहा है। व्हाट डज द स्पीकर फाइंड रीचिंग इनटू हिज हैंड्स इन द पोएम? क्या उसके हाथों में पहुंच रहा है? क्या चीज पहुंच रहा है? द नेक्ट्रेन एंड क्यूरियस स्पीच। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति है ना, ये जो पूरी की पूरी नेचर जो है, वो हमें क्या दे रही है? वो एक तरह से हमें अमृत दे रही है। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दे रही है, ऐसे गिफ्ट जिनकी मतलब हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। मतलब आप कह ही नहीं सकते। इट मीन्स द स्पीकर डिस्क्राइब्स द नेक्ट्रेन एंड क्यूरियस स्पीच रीचिंग इनटू हिज हैंड, सिंबलाइजिंग द एबिडेंस ऑफ नेचर्स गिफ्ट। प्रचुर मात्रा में नेचर गिफ्ट दे रही है हमें इस गार्डन के थ्रू। What is the primary theme of the garden? The garden का प्राइमरी थीम क्या है? वेरी गुड, बहुत ही इजी है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से ही। जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना, वैसे हमने यहाँ प्रिपेयर किए हैं। द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? इस पोएम की राइम स्कीम बहुत इजी है, AABB है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन? इस लाइन के अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ये आपको देखनी है। द माइंड दैट ओशन, यानी माइंड को ओशन के साथ में कंपेयर किया है। यहाँ पर मेटाफर आ गया, कोई एज नहीं, कोई लाइक नहीं, माइंड और ओशन कंपेयर हुए हैं। हियर इज मेटाफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन माय सोल इनटू द बाउज डज ग्लाइड? यहाँ किस चीज की बात हुई है? अब सोल की बात हुई है ना यहाँ पे भी, तो सोल के लिए कहा है माय सोल इनटू द बाउज। सोल क्या कर रही है? ग्लाइड कर रही है। तो यहां पर भी क्या है? मेटाफर है। नेक्स्ट, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन दे आर लाइक ए बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स? लाइक ए बर्ड, बर्ड की तरह, लाइक वर्ड यूज हो गया, कंपैरिजन हो गया, और बर्ड लाइक अ बर्ड, दे आर लाइक अ बर्ड। किस चीज की हुई है बात? यहाँ सोल की बात हुई है ना, तो यहां पर है सिमले। Next question, what poetic device is used in the line such was that happy garden state? such was that happy garden state के अंदर है मेटाफर। कैसे है देखिए, the garden is metaphorically described as a happy garden state, है ना। तो स्टेट जो है ना वो सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कैसी कंडीशन? एकदम प्यारी सी कंडीशन को, ट्रैंक्विलिटी वाली कंडीशन को। सो हियर इज मेटाफर, सच इसके साथ आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्यू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू, है ना। इसके अंदर हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर, अब ये जो गार्डनर है ना, ये है गॉड, भगवान, जिन्होंने प्रकृति को बनाया है। तो यहां पर जो डिवाइस यूज हुई है, पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है, वो अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ यूज हुआ है मेटाफर। और क्यों हुआ है वो मैं आपके साथ क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि द गार्डन जो है ना, इस वर्ड
के अंदर आप ये कह सकते हैं कि द गार्डन जो है वो तो है सेटिंग, यानी वो तो है एक चीज जो बनाई गई है, लेकिन यहां बोल दिया है गार्डनर। बनाई किसने है? गॉड ने। यानी बात किसकी हो रही है? क्रिएटर की, है ना, जो हमारे क्रिएटर है। यानी कौन है क्रिएटर? क्रिएशन करने वाला। क्रिएटर कौन है? गॉड है। तो गॉड की बात हो रही है। आप कह सकते हैं कि द गार्डनर क्रिएशन ऑफ ए सनडाइल यूजिंग फ्लावर एंड हर्ब्स इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड, कि भगवान ने यहाँ पर ये जो बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग लगा के, हाँ, सनडाइल जो बनाया है फ्लावर्स और हर्ब्स का, ये यहां बता रहा है कि मेटाफोर बहुत अच्छे तरीके से पोइट ने यूज किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड्रयू मार्वेल से रिलेटेड, उनके बर्थ से रिलेटेड। कब उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था मार्च 31, 1621 को, यानी मार्च 31 को उनका जन्म हुआ था। ईयर था 1621, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is एंड्रयू मार्वेल नोन फॉर? किस चीज के लिए जाने जाते थे? नॉवेल्स के लिए, प्लेज के लिए, पोइट्री के लिए, पेंटिंग के लिए? तो आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि वो अपनी पोइट्री के लिए जाने जाते थे, मेटाफिजिकल पोइट्री ज्यादा लिखते थे। What type of poet is एंड्रयू मार्वेल often classified as? किस तरीके के पोइट वो जाने जाते थे? उनको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल पोजीशन डिड एंड्रयू मार्वेल होल्ड? कौन सी पॉलिटिकल पोजीशन पर थे वो एंड्रयू मार्वेल? तो एंड्रयू मार्वेल जो थे ना, वो क्या थे? वो मेंबर थे किस चीज के? हाउस ऑफ कॉमन के। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ही वॉज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। यानी एंड्रयू मार्वेल जो थे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स, ओके, सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी in the House of Commons during various periods between 1659 to 1678. ओके, ये इसके बीच में इनका जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट था ना, वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज एंड्रयू मार्वेल अ कलीग एंड फ्रेंड ऑफ? किसके कलीग, साथी और किसके दोस्त ये रहे हैं? तो बहुत ही जाने माने राइटर हैं जिनके ये कलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, वो है जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी आपने जॉन मिल्टन की, और नहीं अगर पढ़ी है तो अपकमिंग हमारे वीडियो के अंदर जॉन मिल्टन की हम पैराडाइज लॉस्ट को टेकअप करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटेबल वर्क बाय एंड्रयू मार्वेल? कौन सा इनमें से जो लिखा है ना, इनमें से कौन सा है जो एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है? तो पैराडाइज लॉस्ट तो मिल्टन ने लिखी है, आपको पता ही है। वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखी है। ये किसने लिखी है? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वेल ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। ओके, When was the Garden by एंड्रयू मार्वेल फर्स्ट पब्लिश? पहली बार, याद रखना, फर्स्ट पब्लिश लिखा है। ये पहली बार कब पब्लिश हुई थी? तो पहली बार पब्लिश हुई थी 1681 में। यस, और ये थे हमारे इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने नोन्स के साथ में शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।